नमस्ते, स्वागत है आप सभी का आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में, जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं साइकोलॉजी से रिलेटेड महत्वपूर्ण सेशन को। साइकोलॉजी या मनोविज्ञान के सेशन में हमने डिस्कस किए थे मनोविज्ञान के संप्रदाय, मनोविज्ञान किसको लेकर अध्ययन करता है या फिर मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, इसके आधार पर अनेक विचारधाराएं बनी हुई हैं। और जितनी विचारधाराएं बनी हुई हैं उन सभी विचारधाराओं के जो समर्थक हैं, वे सभी समर्थक जिस विचारधारा को लेकर एकजुट है वो विचारधारा संप्रदाय कहलाती है। और ये संप्रदाय जो हैं, इन संप्रदाय का ही हम डिस्कशन कर रहे हैं। हमने देखा कि 1892 में विलियम वुंट और उनके शिष्य टिचेनर ने मनोविज्ञान को चेतना का अध्ययन करने वाला विषय कहा। मनोविज्ञान के लिए कहा कि मनोविज्ञान वह विज्ञान है या फिर वह विषय है जिसमें चेतना का अध्ययन होता है। चेतना जो है वो संवेदना से जुड़ी हुई है और संवेदना जो है वो प्रथम इंद्रिय ज्ञान होता है। इस चेतना में भाव उत्पन्न होते हैं, भाव के युग्म अलग अलग बताए गए हैं, चेतना के तत्व बताए गए हैं। इन सभी बातों को हमने प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया। इसको डिस्कस करते हुए हमने आगे देखा कि 1894 में विलियम जेम्स और उसके साथियों ने एंजेल और हार्वे कार जैसे मनोवैज्ञानिकों ने इसको रिजेक्ट कर दिया गया कि ये चेतना का अध्ययन करने वाला विज्ञान जो है वो मनोविज्ञान कहलाता है। और उन्होंने बताया कि मनोविज्ञान जो है वो मस्तिष्क की विभिन्न संक्रियाओं का अध्ययन करता है, मस्तिष्क की मानसिक क्रियाओं का अध्ययन करने वाला विषय जो है वो मनोविज्ञान है, ऐसा उनके द्वारा बताया गया। इसे प्रयोजनवाद कहा गया, इसे कार्यात्मकवाद कहा गया, इसे कार्यवाद कहा गया। और इसमें बताया गया कि मस्तिष्क का अध्ययन मनोविज्ञान में किया जाता है और चेतना जैसी कोई बात यहां पर नहीं है। चेतना को वहां पर बिल्कुल भी महत्व नहीं दिया गया। इसके बाद 1894 में जब प्रयोजनवाद आया तो 1913 में जेबी वॉटसन ने रिजेक्ट कर दिया इन दोनों मंतव्यों को, दोनों विचारधाराओं को। और उन्होंने कहा कि मनोविज्ञान जो है वो व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करता है और व्यक्ति का या बालक का जो व्यवहार है वो उद्दीपन के बाद जो अनुक्रिया होती है वही व्यवहार होता है। व्यवहार होता है। स्किनर ने व्यवहार में पुनर्बलन का महत्व बताया, सीएल हेल ने जो है वो परबलन का सिद्धांत दिया, व्यवहार पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है ऐसा वॉटसन ने कहा। ये सारी चीजें हमने प्रीवियस सेशन में डिस्कस की। आज के सेशन में आगे बढ़ाते हुए अब हम डिस्कस करते हैं कि आगे और कौन से संप्रदाय हैं, जिन संप्रदाय या जिन विचारधाराओं के आधार पर, जिन संप्रदाय या विचारधाराओं के आधार पर मनोविज्ञान का विकास क्रम आधारित है कि मनोविज्ञान किस तरह से आगे बढ़ा है। मनोविज्ञान का विकास क्रम जो है वो इन संप्रदायों पर आधारित है। और ये संप्रदाय जो है, इनमें हमने 3 संप्रदाय का अभी तक अध्ययन किया है। सबसे पहला संरचनावाद, दूसरा प्रयोजनवाद और तीसरा व्यवहारवाद। अब अगला जो हमारा संप्रदाय है वो समग्रवाद है। अगला जो है वो समग्रवाद है समग्रवाद है, जिसको पूर्णाकारवाद कहते हैं, जिसको गेस्टाल्टवाद कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? गेस्टाल्टवाद कहते हैं। तो गेस्टाल्टवाद जो है इसको प्रतिपादित करने वाले थे वो 1912 में वर्दीमर थे। कई जगह वर्दामियर भी इसको लिखा रहता है, तो वर्दीमर थे। और इसके साथी जो थे, इसके समर्थक जो थे, उन समर्थकों में कोहलर और कोपका शामिल थे। कोहलर और कोपका शामिल थे। ये कहते थे कि नहीं जी, मस्तिष्क जो है वो व्यवहार का अध्ययन नहीं करता है, मस्तिष्क चेतना का अध्ययन नहीं करता है, मस्तिष्क मानसिक क्रिया का अध्ययन नहीं करता है। मस्तिष्क तो मनोविज्ञान तो पूर्णाकार का अध्ययन करता है। व्यक्ति के सामने जब कोई समस्या उत्पन्न होती है तो व्यक्ति उस समस्या के समाधान की संपूर्ण आकृति
जो है उसको लेकर अपने मस्तिष्क में चिंतन करता है, और वो संपूर्ण समस्या समाधान का जो चिंतन है उसका अध्ययन करने वाला विषय जो है वो मनोविज्ञान है। ये कौन से संप्रदाय को मानने वाले लोगों ने कहा? ये गेस्टाल्टवाद को मानने वाले लोगों ने कहा। गेस्टाल्टवाद का ही नाम क्या था? पूर्णाकारवाद। इसी को क्या कहते हैं? समग्रवाद। यही क्या कहलाता है? समग्रवाद संप्रदाय कहलाता है। तो इसके बारे में हमें स्टडी करनी है कि ये गेस्टाल्टिज्म, जो गेस्टाल्टिज्म है, इस गेस्टाल्टिज्म में और कौन सी ऐसी बातें हैं, ये हम आज के इस सेशन में डिस्कस करते हैं। आप सभी लोग जो इस सेशन से लाइव जुड़ गए हैं, आप सभी को मेरा नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में। तो हमारा जो संप्रदाय है वो गेस्टाल्टवाद है। वो कौन सा है? गेस्टाल्टवाद। अब गेस्टाल्ट जो है, गेस्टाल्टवाद, ये गेस्टाल्ट वर्ड, इसका अर्थ होता है पूर्ण आकार। गेस्टाल्ट का अर्थ क्या होता है? पूर्ण आकार। गेस्टाल्ट का अर्थ होता है पूर्ण आकार। इसका मतलब गेस्टाल्टवाद का अर्थ पूर्णाकार संप्रदाय भी होता है। पूर्ण और आकार मिलकर पूर्णाकार बन जाते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है? इसको पूर्णाकार संप्रदाय भी कहा जाता है। पूर्ण का मतलब समग्र, और समग्र आकार, इसलिए इसको समग्राकार संप्रदाय भी कहा जाता है। समग्राकार संप्रदाय, तो समग्राकार संप्रदाय भी है ये। गेस्टाल्टवाद, गेस्टाल्टवाद को ही पूर्णाकार संप्रदाय कहते हैं, इसे ही समग्राकार संप्रदाय भी कहा जाता है। समग्राकार। इसका जो प्रतिपादक था, इसका जो प्रतिपादक थे वो कौन थे? इसके प्रतिपादक थे वर्दीमर। वर्दीमर, कई जगह इसको क्या लिखा हुआ है? वर्दामियर। कई जगह इसको वर्दामियर लिखा हुआ है। और इन्होंने कब? 1912 में। ये कहां के थे? ये जर्मनी के थे। कहां के थे? जर्मनी के। इसके समर्थक कौन थे? इसके समर्थक में कोहलर। इसके समर्थक में कौन थे? कोहलर। और कोहलर के साथ इसका समर्थक कौन था? कोपका। कोपका। तो वर्दीमर, कोहलर और कोपका, इन तीनों का नाम किससे जुड़ा हुआ है? इन तीनों का नाम गेस्टाल्टवाद से जुड़ा हुआ है। तीनों का गेस्टाल्टवाद से जुड़ा हुआ है। और यह पूर्ण से अंश के सिद्धांत पर आधारित है। पूर्ण से अंश, पूर्ण से अंश होता है ना, होल टू पार्ट, तो पूर्ण से अंश, पूर्ण से अंश के सिद्धांत पर आधारित है। पूर्ण से अंश के सिद्धांत पर आधारित है। पूर्ण से अंश के सिद्धांत पर यह आधारित है। कौन सा सिद्धांत? गेस्टाल्टवाद। गेस्टाल्टवाद क्या कहता है? गेस्टाल्टवाद कहता है कि समस्या आने पर, समस्या सामने आने पर या समस्या होने पर उसका हल, उसका समाधान, उसका समाधान पूर्ण रूप से मस्तिष्क में बनता है। पूर्ण रूप से मस्तिष्क में बनता है। और जैसा मस्तिष्क में समाधान बनना है, फिर उसके अकॉर्डिंग ही वह सोल्व होता है। तो समस्या आने पर उसका समाधान पूर्ण रूप से मस्तिष्क में बनता है। बनता है। ये कौन कहता है? ये गेस्टाल्टवादी लोग कहते हैं कि व्यक्ति के जब सामने कोई समस्या आती है तो उसका समाधान पूर्णता के साथ मस्तिष्क में बनता है। इन्होंने विलियम वुंट का विरोध किया। इन्होंने किसका विरोध किया सबसे ज्यादा? विलियम वुंट का। इन्होंने विलियम वुंट का विरोध किया। विलियम वुंट की बात से ये बिल्कुल भी सहमत नहीं थे। कौन विलियम वुंट? विलियम वुंट वो थे जिन्होंने पहली प्रयोगशाला की स्थापना की। मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला की स्थापना करने वाले कौन थे? विलियम वुंट थे। तो विलियम वुंट चेतना का अध्ययन इसे बताते हैं मनोविज्ञान को। और विलियम वुंट जो है वो संरचनावाद के संस्थापक भी है। तो विलियम वुंट के सिद्धांत की इन्होंने
ने सबसे ज्यादा क्या की, आलोचना की, और आलोचना के साथ साथ उसका सर्वाधिक रूप से क्या किया, उसका सर्वाधिक रूप से इन्होंने विरोध किया, सर्वाधिक रूप से इन्होंने विरोध किया। इस बात का हमें ध्यान रखना है कि ये किसके अगेंस्ट थे, ये संरचनावाद के अगेंस्ट थे। कौन, गेस्टाल्टवादी, जो गेस्टाल्टवादी लोग थे वो संरचनावाद के बिल्कुल खिलाफ थे, और इन्होंने विलियम वुंट का क्या किया था, अपोज किया था, उसके अगेंस्ट थे, उसको क्रिटिसाइज किया था, उसका विरोध किया था गेस्टाल्टवादी लोगों ने। आगे देखें हम, कोहलर कहते हैं, कोहलर, कोहलर क्या कहते हैं, व्यक्ति प्रयास व त्रुटि से नहीं, प्रयास व त्रुटि से नहीं, व्यक्ति जो है वो प्रयास व त्रुटि से नहीं बल्कि सूझ से सीखता है, सूझ से सीखता है। सूझ का मतलब क्या है, सूझ का मतलब होता है सूझना, सूझना, क्या सूझेगा, उपाय, क्या, किसका उपाय, समस्या समाधान का तरीका, समस्या समाधान का तरीका, समस्या समाधान, समस्या आने पर व्यक्ति उसके समाधान का तरीका खोजता है। समस्या उत्पन्न होने पर व्यक्ति के मस्तिष्क में उस समस्या के समाधान का उपाय सूझता है, और जैसे जैसे ये उपाय सूझते हैं वैसे वैसे व्यक्ति जो है वो क्या करता चला जाता है, व्यक्ति सीखता चला जाता है। अब ये सूझना जो है, ये सूझना किस पर शामिल होता है, ये सूझना अंतर्दृष्टि पर शामिल होता है। किस पर आधारित होता है, अंतर्दृष्टि पर। सूझेगा कहां, मस्तिष्क में, और मस्तिष्क में सूझेगा फिर उसको क्रियान्वित करेगा। इसका मतलब ये सूझना किस पर आधारित है, अंतर्दृष्टि पर आधारित है। तो किसी भी समस्या का समाधान व्यक्ति को, जो उसके अंतर्मन को दृष्टि यानी दिखाई पड़ता है उपाय, उस पर उसका समाधान जो है वो क्या है, आधारित होता है। तो कोहलर कहते हैं कि व्यक्ति प्रयास व त्रुटि से नहीं, त्रुटि व प्रयास, थॉर्नडाइक ने कहा है प्रयास व त्रुटि, लेकिन सूझ से सीखता है। ऐसा किसने कहा, ऐसा कोहलर ने कहा, कोहलर ने कहा। यह उद्दीपन अनुक्रिया को भी नकारते हैं, उद्दीपन अनुक्रिया को भी नकारते हैं। कौन नकारता है उद्दीपन अनुक्रिया को, गेस्टाल्टवादी को भी नकारते हैं, नकार देते हैं। किसको नकार देते हैं, ये नकार देते हैं उद्दीपन अनुक्रिया को, कि उद्दीपन मिलता है, स्टिमुलस मिलता है, और स्टिमुलस मिलने के बाद में उसका रेस्पॉन्स होता है, और उद्दीपन का रिस्पॉन्स होता है, उसी से बालक सीखता है। इस बात को ये क्या कर देते हैं, ये रिजेक्ट कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। इस बात का हमें ध्यान रखना है। अब ये सूझ का सिद्धांत है क्या, एक बार 2 लाइन और लिख देता हूं, फिर सूझ के सिद्धांत के बारे में डिटेल से हम डिस्कस करेंगे। तो सूझ का सिद्धांत जो है, यह संश्लेषण, यह संश्लेषण विश्लेषण, संश्लेषण विश्लेषण के बाद, संश्लेषण विश्लेषण के बाद सामान्यीकरण, सामान्यीकरण पर बल देता है, सामान्यीकरण पर बल देता है। ये समय जो है वो थोड़ा सा आपका डोमेस्टिक वर्क का समय है, इसलिए थोड़ी देर सेशन कंडक्ट करेंगे और उसके बाद आपको टाइम देंगे घंटे 1.5 घंटे का। घरेलू काम आप निपटा लीजिए और उसके बाद अगला सेशन हम स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा एक गेस्टाल्टवाद ये कंप्लीट कर ले और उसके बाद हम अगला सेशन इंग्लिश का ही कंडक्ट करेंगे। आज टाइम से इसको डिस्कस कल कर लेंगे। तो बात कर रहे हैं हम, यह संश्लेषण विश्लेषण के बाद सामान्यीकरण पर बल देता है, सामान्यीकरण पर बल देता है।
तो सामान्यीकरण पर यह कैसे बल देता है और ये क्या है, एक बार जो लिखा है उसको मैं समझाने का प्रयास करता हूं। गेस्टाल्टवादी लोग ये कहते हैं कि जब तक व्यक्ति के सामने कोई समस्या नहीं आएगी, जब तक वह सीखेगा नहीं। व्यक्ति के सामने जब समस्या आती है, व्यक्ति उसको समाधान करने का प्रयास करता है, व्यक्ति उसको सुलझाने का प्रयास करता है, या फिर उसके समाधान के लिए जो भी उपाय उसके मस्तिष्क में आते हैं, समाधान के लिए जो भी उपाय उसके मस्तिष्क में आते हैं, उन उपायों के आधार पर वह क्या कर पाता है, उन उपायों के आधार पर ही वह उस समस्या का समाधान कर पाता है। तो जब उसके सामने ऐसा कोई प्रॉब्लमेटिक अवसर आता है, तो वह क्या करता है, तो वह उन चीजों को अपने पूर्व अनुभव के आधार पर, अपने पूर्व अनुभव के आधार पर वर्तमान समस्या को सुलझाता है, समझाते हैं। इसके एक एक बिंदु को समझाने का प्रयास करते हैं, एक एक टॉपिक को इसमें समझने का प्रयास करते हैं कि ये क्या कह रहा है। तो सबसे पहले ये बात कह रहा है कि व्यक्ति के सामने जब कोई समस्या आती है, तो व्यक्ति अपने पूर्व अनुभवों के अनुसार वर्तमान समस्या को सुलझाने का प्रयास करता है। अपने पूर्व अनुभव के अनुसार वर्तमान समस्या को सुलझाने का प्रयास करता है, और जब उसके सामने समस्या आती है, तो उसके पूर्व अनुभव जो है वो समग्र रूप से उसके मस्तिष्क में रिफ्लेक्ट होते हैं। अब ये रिफ्लेक्ट कैसे होते हैं, कैसे उसके मस्तिष्क में ये आइडिया आ जाते हैं, इनको समझने का प्रयास करते हैं। हमारी डेली लाइफ से इनको समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए, याद कीजिए, हो सकता है आपके साथ ऐसी कोई घटना घटित हो रखी हो, या फिर नहीं भी हुई हो, तो इमेजिन कीजिएगा, जैसे बता रहे हैं उस प्रकार से समझने का प्रयास कीजिएगा। आप स्कूल से वापस आ रहे हैं, आप छोटे बच्चे हैं, स्कूल से वापस आ रहे हैं, आपके दोनों कंधे पर बैग लगा हुआ है, पुरानी स्टाइल वाला, जो आयताकार होता था, आजकल वाला नहीं, स्पोर्ट्स बैग नहीं, जो पहले वाला स्टूडेंट बैग था, वो बैग लगा हुआ है दोनों तरफ। यहां पर आपके 15 केजी बुक्स एंड नोटबुक्स का वाटर बोतल और इनका वजन आपकी पीठ पे लगा हुआ है। आप जो है खेलते हुए स्कूल से वापस आ रहे हैं, दौड़ते हुए वापस आ रहे हैं, एक दूसरे को पकड़ रहे हैं, झपट्टा मार रहे हैं। अचानक से आपकी बैग का जो एक इधर डालने का यूं कहें कि आपका पट्टा जो था वो क्या हो गया, बैग का टूट गया, वो वहां से उखड़ गया। अब उखड़ गया तो आपका बैग जो है वो लटक गया। अब आपके सामने समस्या आ गई, अभी घर जो है वो आपका लगभग 1 किलोमीटर दूर है। अब आप उसको क्या करेंगे, अब आप उसको या तो यूं पकड़कर और यूं खींच के और फिर चलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जबरदस्ती कर रहे हैं, हो नहीं रहा है। अब यहां पर वो टूट गया है। अब आपके पास न सुई है न धागा है, आपके साथ और जो साथी आपके चल रहे हैं उनमें बहनें भी चल रही हैं। अब एक बहन ने देखा कि अरे तेरे तो ये बैग जो है वो दिक्कत कर रहा है। अब बहन ने सोचा कि क्या करूं, तो बहन आकर उसको टच करने का प्रयास करिए कि वापस कैसे भी टच हो जाए, या फिर ये काम दे सकता है क्या, कहीं गांठ वगैरह लग सकती है क्या। उसके माइंड में अनेक विचार आ रहे हैं। विचार आते हुए गांठ भी नहीं लग रही है, टाइट है वो पट्टी जो बनी हुई है, वो क्या करती है, वो अपनी चुन्नी से फटाफट पिन निकालती है और इस पिन को बैग में यूं लगाकर और पिन से इसको अटैच कर देती है, बैग से अटैच कर देती है और पिन को अब लॉक कर देती है। अब जो है वो वापस पहले की तरह क्या करने लग गया, फंक्शन करने लग गया। उस दीदी ने अपने व्यक्तिगत जीवन में आई हुई समस्या को अपने पूर्व अनुभव के कारण पिन का इस्तेमाल करते हुए समाधान कर दिया, क्योंकि उसके मस्तिष्क में समस्या आने पर पूर्णाकार संपूर्ण जो समस्या है वो उसके सामने आ गई। अब दूसरा एग्जाम्पल, तो दूसरे एग्जाम्पल में देखें कि गर्मी पड़ रही है, बहुत जोरदार तरीके से गर्मी पड़ रही है और हम सभी लोग जो हैं वो परेशान हो रहे हैं। अब परेशान हो रहे हैं तो क्या हो रहा है, घर पर जो भी जिम्मेदार लोग हैं उन्होंने क्या कर लिया, वो कूलर तो उन्होंने घर पे खरीद लिया और अभी कूलर लेकर आए ही हैं, और दोपहर में 12-1 बज रहे, कूलर लेकर आए हैं, 12-1 बज रहे हैं, और लेकिन लाते समय कूलर ही लेकर आ गए, स्टैंड लेकर नहीं आए। अब कूलर ही लेकर आ गए, स्टैंड लेकर नहीं आए तो क्या हो गया, समस्या हो गई।
सभी को तो चाव चढ़ रहा है कि अभी कूलर लगना चाहिए और आज दोपहर का आनंद ही कूलर के साथ लिया जाना चाहिए। सभी को चाव लग रहा है, लेकिन अब क्या, खिड़की के पास लेकर गए तो कूलर को रखे कैसे, कूलर को प्लेस कैसे करें, खिड़की के साथ रोके कैसे, स्टैंड तो आया नहीं। अब कोई दौड़ता है तो स्टूल लेकर आता है, स्टूल पर कूलर जो है वो सेट नहीं हो रहा। समस्या का समाधान करने के लिए मस्तिष्क में अनेक क्या आ रहे हैं, आइडियाज आ रहे हैं। कोई दौड़ रहा है तो वो क्या लेकर आ रहा है, वो चूर्ण कूटने का जो उखड़ आता है वो लेकर आ रहा है, उस पर भी सेट नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद बच्चे दौड़ते हैं और बच्चे दौड़कर क्या उठा के लाते हैं, ईंटें उठा के लाते हैं, और ईंटों को पूरी तरह से स्ट्रक्चर के तौर पर सेट किया जाता है, कूलर को उसके ऊपर रखा जाता है, और जब कूलर को उसके ऊपर सेट किया गया तो कूलर सेट हो गया और समस्या का क्या हो गया, समाधान हो गया। समस्या का क्या हो गया, समाधान हो गया। जब हम होली की सफाई कर रहे हैं, दिवाली की सफाई कर रहे हैं, तो छत पर झाड़ू जो है वो पहुंच नहीं रही है, झाड़ू नहीं पहुंचती है, तो हम क्या प्रयास करते हैं, या तो नीचे स्टूल वगैरह रखो, स्टूल से भी नहीं पहुंचे तो टेबल के ऊपर स्टूल और फिर पहुंचो। ऐसा नहीं, आप रिस्क नहीं लेना चाहते कि आप टेबल या स्टूल पे खड़े होना नहीं चाहते, आप फर्श पे ही रहना चाहते हैं, तो आप अपनी झाड़ू के कुछ बांधो और झाड़ू के बांधकर अपनी समस्या का क्या करो, समाधान करो। ये क्या है, ये जो जितनी एक्टिविटी होंगी उन एक्टिविटी को एक बार में माइंड में सोचना पड़ेगा कि ऐसे 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 कर ले तो अपनी समस्या का समाधान हो सकता है। इसलिए इसमें कहा गया है कि सबसे पहले संश्लेषण। संश्लेषण का मतलब क्या हुआ कि मुझे क्या चाहिएगा, मुझे इस झाड़ू की लकड़ी बांधनी है 6 फीट की, मैं लकड़ी बांधूंगा रस्सी से लकड़ी बांधने के बाद झाड़ू हो जाएगी लंबी, और लंबी हो जाने के बाद नीचे से ही इसको छत को क्या कर दिया जाएगा, साफ कर दिया जाएगा। ये पूरी घटना एक बार माइंड में आई, इसलिए ये क्या कहलाई, संश्लेषण। अब संश्लेषण के बाद में क्या किया जाएगा, झाड़ू अलग, रस्सी अलग, लकड़ी अलग। लकड़ी छोटी पड़ गई, बड़ी रह गई, रस्सी हल्की पड़ गई या भारी रह गई, बड़ी रह गई, कमजोर रह गई, या काम चल गया। ये सब अलग अलग तरीके से फंक्शन करके, और जो आइडिया था उस आइडिया को जब कैरी आउट किया जाता है, पूरा किया जाता है, और उस समय समस्या का क्या किया जाता है, समाधान जब किया जाता है, तो यह समस्या समाधान ये किसके अकॉर्डिंग कहलाता है, ये समग्राकार पूर्णाकार गेस्टाल्टवाद के अनुसार कहलाता है। गेस्टाल्टवाद। चलते चलते चप्पल टूट गई, फित्ते वाले, चलते चलते चप्पल टूट गई, खड़ी समस्या आ गई, बीच मेले में जा रहे थे वहां पर चप्पल टूट गई और कुछ भी लिए न वापस जा सकते न इधर मंदिर में पहुंचे, मेले में पहुंचे, करें तो क्या करें। जो समझदार व्यक्ति है, किसी का पूर्व अनुभव रहा है, वो इधर उधर नजर दौड़ाता है तो उसको कोई तिनका दिखाई पड़ता है, कोई लकड़ी दिखाई पड़ती है, वो देखता है कि कोई कपड़े का हिस्सा जो है रस्सी के रूप में काम लिया जाए, ऐसा कुछ मिल जाए, तो वो उसको उठाता है। उसको उठाने के बाद में जो फित्ता जहां से टूटा था उसको उसमें डालता है, और नीचे जो छेद होता है उसमें से पीछे की ओर निकालकर उस पर गांठ दे देता है और उसको टाइट कर देता है। फित्ता जो है एज इट इज फंक्शन करने लग जाता है। उसने समस्या का क्या कर दिया, उसने समस्या का समाधान कर दिया। हमारे पास पेन है, तो हम क्या करें, ये पेन जो है इसमें डलने वाली रिफिल वो पेन बाहर से टूट गया, रिफिल बच गई, तो इस रिफिल को जब दूसरे पेन के कवर में डाला गया तो रिफिल थोड़ी सी छोटी पड़ गई। रिफिल छोटी पड़ जाने के बाद में क्या किया जाए, रिफिल को बढ़ाया जाए या फिर कवर को काटा जाए। कवर को काटते ही तो खराब हो जाएगा, फिर बंद नहीं होगा, तो रिफिल को बढ़ाया जाए तो क्या करेंगे, झाड़ू में से छोटा सा तिनका लेंगे और तिनके को रिफिल में फंसाएंगे, और रिफिल जो है वो लंबी हो गई, लंबी हो जाने पर उसको बंद कर देंगे, और बंद करके और रिफिल जो है वो बिल्कुल सही स्ट्रक्चर में आ जाएगी और हमारी समस्या का क्या हो जाएगा, समाधान हो जाएगा। ये सब बातें जो हैं वो सीखने में मदद करती है। ये सब सूझ पर आधारित है कि ये आइडियाज जो है वो बहुत कम लोगों को आते हैं, आइडियाज बहुत कम लोगों को आते हैं, और जिन लोगों के माइंड में ये आइडियाज आते हैं इसका मतलब है उनकी लर्निंग स्पीड उतनी ही ज्यादा है, उनका सीखने का स्तर उतना ही ज्यादा है। वर्दीमर, कोहलर और कोप का यही कहते हैं कि व्यक्ति के सामने जितनी ज्यादा समस्याएं आएंगी, उन समस्याओं का वो जितना जल्दी समाधान करेगा और जितने ज्यादा तरीकों से समाधान करेगा, उसकी अधिगम दर भी उतनी ही ज्यादा रहेगी, उसका सीखना सिखाना भी उतना ही ज्यादा प्रभावी रहेगा। तो इस तरह से ये समस्या आने पर उस समस्या का समाधान करने के लिए
उस समस्या का समाधान करने के लिए जो माइंड में सूझ, आइडिया, उपाय आता है, वही क्या कहलाता है? वही गेस्टाल्टवाद कहलाता है, सूझ का सिद्धांत कहलाता है, पूर्णाकारवाद कहलाता है, समग्रवाद कहलाता है। तो ये हमारा चौथा संप्रदाय था। पहला संप्रदाय हमने संरचनावाद देखा, दूसरा पूर्णाकारवाद देखा, दूसरा प्रकार्यवाद देखा, तीसरा व्यवहारवाद और चौथा गेस्टाल्टवाद। तो आज के सेशन को आपने ज्वाइन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुशहाल रहें, बने रहें, डटे रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ लेते हैं आपसे विदा। आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।